क्या होगा अगर एक देश अचानक यूरोप की पूरी रणनीति को पलट दे? क्या होगा अगर एक सदस्य देश के फैसले से 210 अरब यूरो का खजाना वापस रूस चला जाए? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर यूरोपीय जनता की जेब पर क्यों पड़ने वाला है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे गहरे और छुपे हुए आर्थिक टकराव की, जो धीरे धीरे ईयू को अंदर से तोड़ने की कगार पर ले आया है। पूरा मामला है रूस के फ्रीज किए गए अरबों यूरो, यूक्रेन को दिए गए कर्ज और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की विरोधी रणनीति का, जो पूरी ईयू को हिला सकती है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, ईयू ने रूस के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके तहत करीब 260 अरब यूरो की रशियन सॉवरेन एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। इनमें से 190 अरब यूरो अभी भी बेल्जियम की एक फाइनेंशियल कंपनी यूरोक्लियर में पड़े हुए हैं। ईयू ने इन्हीं पैसों को यूक्रेन को दिए गए 50 अरब यूरो के लोन की गारंटी बना रखा है। लेकिन अब हंगरी इन प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का विरोध कर रहा है। अगर हंगरी ने ईयू में वीटो लगा दिया, तो रूस को उसके फ्रीज किए गए पैसे वापस मिल सकते हैं और ईयू को वो पैसा यूक्रेन के लिए खुद देना पड़ सकता है। वीटो का मतलब होता है किसी एक देश का यह अधिकार कि वह किसी योजना या फैसले को रुकवा सकता है, चाहे बाकी सब देश उसके पक्ष में हों। यूरोप के सबसे छोटे देशों में शामिल एस्टोनिया ने अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी दी है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है, अगर रूस को उसके जमा पैसे वापस कर दिए गए, तो यह किसी सजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक इनाम जैसा होगा। ऐसा करना रूस की आक्रामक नीतियों को शह देने जैसा होगा। यह बात सिर्फ एक देश की नाराजगी नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ की पूरी रणनीति पर सवाल है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जिन पैसों की बात हो रही है वो रूस के हैं, लेकिन ईयू इन्हें वापस करने से कतरा रहा है। क्यों? क्योंकि इन पैसों को यूक्रेन को दिए गए 50 अरब यूरो के लोन की गारंटी बनाया गया है। यानी रूस के पैसों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एस्टोनिया ने जो चेतावनी दी है, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। अब वह सीधा नया प्रस्ताव लेकर आया है कि इन पैसों को सिर्फ फ्रीज मत करो, बल्कि हमेशा के लिए जब्त कर लो। मतलब रूस को उसका पैसा कभी ना लौटाया जाए। इसके लिए एस्टोनिया ने खुलकर कहा है कि G7 देशों, नॉर्वे और बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन, कोalition बनाया जाए, जो कानूनी और आर्थिक तरीके से यह सुनिश्चित करे कि रूस को उसके जमा पैसे कभी वापस न मिले। यह प्रस्ताव जितना कठोर सुनाई देता है, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर यह हुआ तो पूरी दुनिया के देशों का भरोसा यूरोपीय बैंकों से उठ सकता है। सोचिए, अगर आज रूस का पैसा जब्त किया जा सकता है, तो कल किसी और देश के साथ भी यही हो सकता है। इससे यूरोप की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है। एस्टोनिया का डर भी जायज है। वो रूस के पड़ोसी देशों में है और इतिहास में कई बार रूसी प्रभाव का शिकार रह चुका है, इसलिए उसकी सख्त लाइन समझ में आती है। लेकिन क्या इससे ईयू में फूट नहीं पड़ेगी? क्योंकि सभी देश एस्टोनिया जैसे नहीं सोचते। हंगरी खुलकर ईयू की पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। वो पहले ही रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को वीटो कर चुका है, और अगर उसने इस बार फिर से विरोध किया, तो रूस को उसका पैसा वापस मिल सकता है, जिससे यूरोप की साख को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन मामला उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। अगर यूरोपीय संघ ईयू रूस के जमा पैसे जब्त करता है, तो यह सिर्फ रूस के लिए ही बड़ा झटका नहीं होगा, बल्कि यूरोप की पूरी बैंकिंग साख पर भी सवाल उठ जाएगा। यूरोप की बड़ी वित्तीय कंपनियां जैसे यूरोक्लियर, जो पूरी दुनिया में भरोसेमंद मानी जाती हैं, उनकी इमेज पर असर पड़ेगा। अगर यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम राजनीतिक दबाव में आकर अपनी नीतियां बदलने लगे, तो यह पूरी दुनिया में एक खतरे की निशानी हो सकती है। यही वजह है कि कई यूरोपीय देश इस कदम के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। सोचिए, अगर एक बार किसी देश का पैसा जब्त कर लिया जाए, तो अगली बार कोई और देश यूरोपीय संघ पर भरोसा कैसे करेगा? क्या कोई देश फिर से अपनी संपत्ति यूरोपीय देशों के पास रखेगा? यह सिर्फ रूस के खिलाफ सजा नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ की साख का इम्तिहान है। अगर यूरोपीय संघ रूस के पैसे जब्त करने का कदम उठाता है, तो उसकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा।
अब असल असर यूरोपीय नागरिकों पर पड़ेगा। अगर रूस को उसके पैसे वापस मिलते हैं, तो जो 50 अरब यूरो का कर्ज यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को दिया है, उसे अब यूरोपीय टैक्स पेयर्स को चुकाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि यूरोप की आम जनता, जो पहले से महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रही है, अब किसी और के युद्ध का कर्ज भी चुकाएगी। क्या यह सही है? यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि यूरोपीय समाज और आर्थिक व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर यूरोपीय देशों में इस फैसले के खिलाफ विरोध बढ़ता है, तो इसका असर यूरोपीय संघ की एकता और बैंकिंग प्रणाली पर भी पड़ेगा। अगर रूस को नुकसान होता है, तो क्या वह बदला नहीं लेगा? यह एक जटिल स्थिति है जो यूरोपीय संघ के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूरोपीय संघ अपने सिद्धांतों और कानूनों को नजरअंदाज कर सकता है? अगर हां, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के सबसे ज्यादा फ्रीज किए गए पैसे बेल्जियम में रखे गए हैं। जी हां, अकेले बेल्जियम में लगभग 180 अरब से ज्यादा की रूसी संपत्तियां जमा हैं। ये वह संपत्तियां हैं जिन पर यूरोपीय संघ, G7 देशों और ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगाई है। यानी कुल मिलाकर इन देशों ने जितनी संपत्तियां फ्रीज की हैं, उनका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक छोटे से देश बेल्जियम में है। यह आंकड़ा सिर्फ बेल्जियम की सटीक स्थिति को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति के एक अहम पहलू को उजागर करता है। बेल्जियम की इस स्थिति ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय असंतुलन और राजनीतिक संकटों के बीच एक नई समस्या को जन्म दिया है, जो आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेल्जियम की ही यूरोक्लियर नाम की कंपनी, जो इन फ्रीज किए गए पैसों को संभाल रही है, उसने सिर्फ 2 साल में 5 अरब यूरो से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। यह मुनाफा किसी सामान्य व्यापार से नहीं, बल्कि इन जमे हुए फंड्स की रखरखाव और प्रबंधन से आया है। यूरोक्लियर ने इन फ्रीज किए गए पैसों से जितना मुनाफा कमाया है, वह इस आर्थिक राजनीतिक संकट की जटिलता को और भी बढ़ा देता है। यानी जो पैसे युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण फ्रीज किए गए थे, वह भी न केवल सुरक्षा की दृष्टि से, बल्कि एक बड़े व्यापारिक अवसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध या राजनीतिक संकट नहीं है। यह एक ऐसी जटिल आर्थिक पॉलिटिकल पहेली है जो पूरी दुनिया की स्थिरता को हिला सकती है। इस संकट ने यह साबित कर दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर निर्णय, हर नीति और हर कदम का असर सिर्फ एक देश या क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमें इस पेचीदी स्थिति को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में बेहतर समाधान ढूंढ सकें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।